अगले दिन बाद नमाज ज़ुहर हमारा निकाह था और शाम को रुखसती थी। रुखसती क्या, बस फुप्पो के कमरे से पलवशा को मेरे कमरे में आना था। मुझे सचमुच यूं लग रहा था जैसे उसने पहली बार मेरी जिंदगी में आना हो। शादी की रस्मों ने मेरे दिमाग से उस खतरे को वक्ती तौर पर महव कर दिया था जिसकी तलवार पिछले 2 दिन से मेरे सर पर लटक रही थी। शादी में मेरी साबिका बीवी माहीन के वालिद चचा हशमत और उसके दोनों बेटे भी शरीक हुए थे। निकाह के बाद उन्होंने बड़े खुलूस से मुझे मुबारकबाद दी। माहीन के मुतालिक मुझे पता चला था कि उसकी शादी चंद माह से ज्यादा नहीं चल सकी। महीना भर पहले ही उसने अपने दूसरे शौहर से तलाक ले ली थी। उनके दरमियान झगड़े की वजह तो मुझे मालूम नहीं हो पाई थी, मगर इतना मैं पहले से जानता था कि ऐसी शादियां कामयाब नहीं हुआ करती। ना माहीन जैसी लड़कियां अच्छी बीवी साबित होती हैं और ना ताहिर जैसे बदकिरदार किसी औरत को उसका सही मकाम दे सकते हैं। जिन मर्दों के नजदीक औरत की हैसियत जिनसी खिलौने से बढ़कर नहीं होती, वो औरत का मकाम क्या जाने। हालांकि शक्ल सूरत और जिस्मानी खद्दोखाल से हटकर भी औरत की एक शनाख्त है। शरीक हयात का मतलब जिंदगी के हर दुख सुख को बराबर बांटना है, हर अजियत को 2 हिस्सों में तकसीम करना, हर खुशी पर यकसां हक जताना होता है। किसी को पसंद करना या चाहना तबई मिलान के ज़ेरे असर होता है, लेकिन इंसाफ का तकाजा यही है कि शादी के वक्त हर मर्द और औरत को अपनी पसंद को मद्देनजर रखना चाहिए। अगर घर वालों और खानदान के दबाव में आकर कोई दूसरी शादी कर भी लेते हैं तो फिर उस रिश्ते को निभाना चाहिए। किसी मर्द को ये हक हासिल नहीं कि वो अपनी शरीक हयात को उसका असल मकाम न दे। उसी तरह किसी औरत को भी ये रवा नहीं कि वो शौहर की अमानत में खयानत की मुर्तकिब हो। शादी हो जाने के बाद बगावत करना बेगैरती और बेहयाई के जुमरे में आते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि शादी से पहले ही लड़के या लड़की को अपने बुजुर्गों को एतमाद में लेना चाहिए। इसी तरह बुजुर्गों का काम भी बनता है कि वो अपनी औलाद की तरजीहात को मद्देनजर रखें, उनकी पसंद को अहमियत दें, उनके जज्बात की कदर करें, खाली बुजुर्गी की धूस और बड़ेपन का नाजायज इस्तेमाल न करें। बहरहाल कुछ भी था, मुझे माहीन की नाकाम शादी के बारे में जानकर खुशी न हुई थी। अलबत्ता ये बात मेरे लिए शुक्र का बायस जरूर थी कि मुझे जल्द ही उसकी असलियत मालूम हो गई थी, वरना तो ऐसी औरतें सारी जिंदगी अपने शौहर की आंखों में धूल झोंकती रहती हैं और शौहर अपनी आंखों पर बीवी की खिदमत और मोहब्बत की पट्टी बांधे कब्र में जा उतरता है। निकाह की सुन्नत मस्जिद ही में अदा की गई थी। उसके बाद तकमीले सुन्नत में अबू जान ने छुआरे भी फेंके कि ऐसे मौके पर हाजरीन की तरफ छुआरे उछालना सुन्नत है। वापसी पर हम बैठक में आकर बैठ गए। मुझे रात तक का वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे पलवशा कई सालों से मुझसे दूर हो। उसके साथ ही मेरी छठी हिस्स भी रह रहकर किसी अनहोनी का ऐलान करने लगती। असर की नमाज भी हमने मस्जिद ही में अदा की थी। नमाज अदा करके हम दोबारा बैठक में आ गए थे। घर के अंदर से औरतों, लड़कियों और बच्चों का शोर एक तसलसल से सुनाई दे रहा था। नारों की गूंज से पता चल रहा था कि ढोलक की थाप पर लड़कियां जोश व खरोश से रक्स कर रही हैं। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत लेकर वापस जा रहे थे। अचानक बैठक के अंदर 2 अजनबी दाखिल हुए। मैं उस वक्त इत्तेफाक से दरवाजे की तरफ ही मुतवज्जे था। उनकी उकाबी आंखें, पुरएतमाद अंदाज और होंठों पर खिलती धीमी मुस्कुराहट मुझे लर्जा गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे महसूस हुआ कि गुज़श्ता 2 दिन से मेरे अंदर पलने वाले अंदेशे सच साबित होने जा रहे हैं। वो दाएं बाएं से बेनियाज सीधा मेरे करीब आकर बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम जीशान भाई, क्या हाल है? करीब आते ही उनमें से एक ने किसी पुराने शनासा की तरह मुझे मुखातिब किया। मैं वालेकुम अस्सलाम कहकर खड़ा हुआ और दोनों से मुसाफा करके उन्हें बैठने की दावत दी। उस वक्त मेरी चारपाई पर ओवैस और एक दूसरा दोस्त बैठा हुआ था। उन्होंने एक तरफ होकर उन दोनों को बैठने की जगह दी। इस मर्तबा दूसरा आदमी मुझसे मुखातिब हुआ। शादी मुबारक हो जीशान भाई। मैंने कहा खैर मुबारक, शुक्रिया। वो बोला मेरा नाम खुर्रम है और ये अरसलान है। लेकिन इतना तो मुझे यकीन था कि वो दोनों फर्जी नाम थे। मैंने कहा हुक्म करें खुर्रम भाई। गो मैं उनका मतमे नजर जानता था, लेकिन फिर भी पूछना जरूरी था। खुर्रम गला खनकारता हुआ बोला, इस खुशी के मौके पर हम कोई अच्छी खबर नहीं लाए। एक इमरजेंसी की वजह से आपको इसी वक्त यूनिट में हाजिर होना है। मैं उस इमरजेंसी से वाकिफ था। वो मेरी इज्जत रखने के लिए मुझे बाकायदा गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। अगर मैं उनके साथ जाने से इनकार कर देता तो वो यकीनन मुझे जबरदस्ती ले जाते, लेकिन मैं इतना अहमक नहीं था कि ऐसी बेवकूफी करता। अलबत्ता नरमी से इजाजत लेने में कोई मुजायका नहीं था। मैं नपे तुले अल्फाज में बोला, अगर सुबह तक रुकने की इजाजत मिल जाए तो शुक्रगुजार हूँ। वो बोले, यकीनन ऐसा ही होना चाहिए था, मगर जो अहकामात मिले हैं उसके मुताबिक आपके पास आधे घंटे का वक्त है। शाम की अजान से पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। इस मर्तबा भी खुर्रम ने ही जवाब दिया था। शायद सीनियर वही था। मैंने इजाजत तलब करने के अंदाज में पूछा, ठीक है, मैं घर वालों से इजाजत लेकर आता हूँ। खुर्रम ने एतमाद भरे अंदाज में इजाजत देते हुए कहा, जी भाई,
बता दिया आपके पास आधा घंटा है। मेरे जाने की बात अबू जान के पास भी पहुंच गई थी। वो फौरन करीब होते हुए वजह दरियाफ्त करने लगे। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अबू जान कोई जरूरी काम आन पड़ा है, इसलिए बड़े अफसर ने मुझे फौरी बुलवा लिया है, इसी वजह से उसने सरकारी गाड़ी भेजी है। आप फिक्र न करें, उम्मीद है चंद दिनों तक मैं लौट आऊंगा। अबू जान मोतरिज हुए, मगर 1-2 दिन के बाद भी तो जाया जा सकता है। मैंने कहा, अबू जान इसी का नाम फौज है, अगर मुझे फिलफौर हाजिर होने का हुक्म दिया गया है तो कोई वजह होगी, खाली तंग करना तो मकसद नहीं है। मेरे लहजे के उतार चढ़ाव और चेहरे के असरात में कोई ऐसी बात जरूर थी कि अब्बू जान ने इसरार नहीं किया। मैंने एक छोटे लड़के को भेजकर फूफो जान को दरवाजे पर बुलाया और कहा कि पर्दादार खवातीन को पर्दा करने का बता दें, मैं घर के अंदर आ रहा हूँ। उन्होंने हैरानी से पूछा, कोई जरूरी काम था बेटा? मैंने कहा, हाँ जी, पलवशा से मिलना है, मुझे इमरजेंसी में वापस जाना पड़ रहा है। वो हैरान रह गई, क्या मतलब वापस जाना पड़ रहा है? मैंने कहा, फूफो जान कह तो दिया कि इमरजेंसी है, ज्यादा सवाल जवाब का वक्त नहीं, मैंने फौरन जाना है। फूफो जान बादल नखास्ता सर झटकती हुई अंदर घुस गईं। 1-2 मिनट इंतजार के बाद मुझे भी अंदर जाने की इजाजत मिली। मैं सीधा दुल्हन के कमरे की तरफ बढ़ा। फूफो जान ने वहां मौजूद खवातीन को बाहर निकाल दिया था। उस वक्त दूल्हे का दुल्हन के कमरे में जाना सबके लिए चंबे का बायस था, मगर मेरे पास उनकी हैरानी दूर करने का वक्त नहीं था। मेरे अंदर दाखिल होते ही पलवशा घूंघट उठाते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही एक लम्हे के लिए मैं सारी परेशानियां भूल गया। रिवायती दुल्हन का रूप धारे वो तख्ते हुस्न पर बराजमान किसी मुल्क की मलिका लग रही थी। राजू, क्या हुआ? खाला जान कह रही हैं कि आपने अभी वापस जाना है। मैंने कहा, सब ठीक हो जाएगा, मगर अपने लहजे में एतमाद का फुकदान खुद मुझे बुरी तरह खल रहा था। वो तो फिर पलवशा थी जो मेरे दिल में छुपे ख्यालात को बताया करती थी। वो बोली, राजू मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, गलत फहमियां ज्यादा अरसा तक बरकरार नहीं रह पाती, मैं इंशाल्लाह जल्द लौट आऊंगा। मेरा ख्याल है एल्बर्ट ब्रूक ने मेरी वीडियोस एजेंसियों तक पहुंचा दी हैं। अभी एजेंसी के आदमी ही मुझे लेने आए हुए हैं, लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं, ना तो मैं मुजरिम हूँ और ना हमारी एजेंसियां इतनी अहमक हैं कि दुश्मनों की चालों को समझ न पाएं। उसने सिसकते हुए कहा, मैं आपके साथ जाऊंगी। मैंने कहा, पागल मत बनो, घर वालों को कौन तसल्ली देगा, और तुम अपने सरदार भाई को फोन करके मेरी खैरियत मालूम कर लेना, मैं उसका फोन नंबर तुम्हें दे देता हूँ। वो मुसर हुई, राजू आप मुझे साथ ले जाएं, मैं मुतल्लिका ऑफिसर से बात करके उनकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश करूंगी। मैंने कहा, छोड़ो इस बहस को, तुम कहीं भी नहीं जा रही, बस मेरे बाद मेरे अब्बू जान और फूफो का ख्याल रखना। और देखो मैं अपनी चंदा के लिए कितने प्यारे कंगन लाया हूँ। मैंने जेब से खूबसूरत कीमती कंगन निकालकर उसकी रेशमी कलाइयों में पहनाए। वो बेआवाज आंसू बहाने लगी। मैंने कहा, यकीनन तुम्हारे आंसू मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हैं जितनी किसी को आलम नज़ा में हो सकती है। वो बोली, राजू अगर आपको कुछ हुआ तो आपकी पलवशा जिंदा नहीं रह पाएगी। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा। वो बोली, अगर हम दोनों भाग जाएं। उसने उम्मीद भरे लहजे में तजवीज पेश की। मैंने कहा, बेवकूफों वाली बात न करो, ऐसा करके मैं खुद पर लगे इल्जामों को सच साबित कर दूंगा। मैंने पलवशा को समझाने की कोशिश की, हालांकि खुद मेरा दिल यही कर रहा था कि वहां से भाग निकलूं, लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत थी कि मैं उस वक्त ISI के घेरे में था और उनसे कोई बैद नहीं था कि उस वक्त ISI के चंद अरकान औरतों के रूप में बुर्का ओढ़े उस कमरे के गिर्द मेरे मुंतजिर होते। भागकर अपने लिए सख्तियां बढ़ाने से बेहतर था कि मैं आराम से अपनी गिरफ्तारी देता, और मैंने यही किया। बड़ी मुश्किल से मैंने पलवशा को राजी किया। वो बार बार रोने लगती। वो एक ही रट लगा रही थी कि उसे डर लग रहा है। गो डरा हुआ तो मैं भी था। अगर कोई हौसले की बात थी तो वो ये थी कि मेरा दामन किसी भी किस्म की गद्दारी और जुर्म से पाक था। अलबत्ता ये मालूम नहीं था कि मेरी बेगुनाही कितने अरसे बाद साबित होगी। मैंने तो ये मंसूबा बनाया हुआ था कि पलवशा को घर में पहुंचाकर अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढने जाता, मगर उससे पहले ही ये मुसीबत टूट पड़ी। पलवशा से अलविदाई मुलाकात करके मैंने उसे सरदार का मोबाइल नंबर लिख कर दिया और कमरे से बाहर निकल आया। फूफो जान मेरी मुंतजिर थी। उन्हें जल्दी लौट आने का कहकर मैं घर से निकल गया। बैठक में अब्बू जान और चंद दूसरे अहबाब से हशाश बशाश अंदाज में मिलते हुए मैं खुर्रम और अरसलान के पास आ गया। चले भाई। सख्त परेशान होने के बावजूद मैंने बज़ाहिर मज़ाहिया अंदाज अपनाया हुआ था ताकि किसी को मेरी परेशानी के बारे में मालूम न हो। वो दोनों असबात में सर हिलाते हुए मेरे साथ चल पड़े। हमारे दरवाजे पर ही एक काले शीशों वाली डबल केबिन खड़ी थी जिसकी बॉडी में 3 आदमी बैठे हुए थे। मैं खुर्रम और अरसलान के दरमियान अकबी नशिस्त पर बैठ गया। अगली सीट पर पहले ही से 2 आदमी मौजूद थे। हमारे बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी और हम गांव से बाहर की तरफ चल पड़े। बड़ी सड़क पर आते ही अरसलान नामी आदमी ने जेब से काले रंग का कपड़ा निकाला और मेरे सर पर चढ़ा दिया। अब इर्द गिर्द के सारे मनाजिर अंधेरे में डूब गए थे। गाड़ी काफी देर चलती रही। इस दौरान किसी ने भी बातचीत नहीं की थी। मैं भी खामोश बैठा आने वाले लम्हात पर सोच रहा था। मैं जानता था कि एजेंसी वाले मुल्क दुश्मनों के लिए कैसे जल्लाद के रूप में होते हैं। गो मैं मुल्क दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरे खिलाफ जो सबूत मौजूद थे वो मुझे मुल्क दुश्मन साबित करते थे, और मेरा बेगुनाह होना मेरे कहने से तो साबित नहीं हो रहा था। एजेंसी का अपना तरीकाकार था। अब न जाने उन्होंने किस तरीके से मेरी बेगुनाही का यकीन करना था। हमारा सफर चंद घंटे जारी रहा।
इस दौरान गाड़ी ने कई मोड़ काटे थे। मेरा अंदाजा यही था कि हम रावलपिंडी शहर में दाखिल हुए थे, लेकिन यकीन से कुछ कहना मुश्किल था। ट्रैफिक और लोगों के मिले जुले शोर से किसी शहर के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था। गाड़ी के रुकने पर भी उन्होंने मेरे सर पर से कपड़ा न उतारा। मेरे दाएं जानिब अरसलान बैठा हुआ था। उसी ने मुझे बाजू से पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारा और एक जानिब आगे बढ़ा दिया। उसके साथ चलते हुए मैंने 3-4 मोड़ काटे, 2 बार सीढ़ियां उतरी और फिर मेरे सफर का इख्तिताम हो गया। मेरे सर से कपड़ा उतारा गया। वो हर किस्म के सामान से आरी कमरा था। बस एक कोने में लकड़ी का तख्त नस्ब था जो जमीन से फुट भर ऊंचा था। उस पर एक कंबल बिछा था और सफेद रंग का तकिया पड़ा हुआ था। मैंने सरसरी नजर दौड़ाकर कमरे का जायजा लिया। मेरे साथ वहां तक अकेला अरसलान ही आया था। मेरी जामा तलाशी लेकर उसने मेरी जेबों से तमाम चीजें निकाल कर एक मोमी लिफाफे में डाली और खामोशी से बाहर निकल गया। जाते हुए वो लोहे का मजबूत दरवाजा बंद कर गया था। यकीनन उनकी जिम्मेदारी मुझे वहां तक लाने की ही थी। पूछगिछ के लिए किसी और ने आना था। मैं लकड़ी के फट्टे पर लेट गया। मेरी किस्मत में इंतजार ही लिखा था। थोड़ी देर के बाद एक आदमी मेरे लिए खाना लेकर आया। वो अकेला था और बगैर किसी हथियार के था। कमरे में कोई मेज तो मौजूद नहीं था। उसने खाने की ट्रे मेरे सामने बिस्तर पर रखी और कुछ कहे बिना बाहर निकल गया। भूख न होने के बावजूद मैंने चंद निवाले जहर मार किए और गुस्ल खाने में घुसकर वुजू करने लगा। शाम की नमाज सफर की नजर हो गई थी। शाम की कज़ा नमाज पढ़कर मैंने इशा की नमाज अदा की और सोने के लिए लेट गया। काफी देर करवटें बदलने के बाद ही मैं सोने में कामयाब हो सका था। देर से सोने के बावजूद सुबह जल्दी मेरी आंख खुल गई थी। घड़ी की गैर मौजूदगी में मैं वक्त का अंदाजा तो न कर सका, बस अंदाजे से ही नमाज अदा की और दोबारा लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए नाश्ता आ गया और फिर मैं नाश्ते से बमुश्किल फारिग ही हुआ था कि दरवाजा खोलकर एक आदमी प्लास्टिक की कुर्सी उठाए हुए अंदर दाखिल हुआ। कुर्सी उसने मेरे चारपाई के सामने रखी और नाश्ते के खाली बर्तन उठाकर बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने के चंद लम्हे बाद कदमों की आहट हुई। आने वाली शख्सियत को देखकर मैं हैरानी से उछल पड़ा। वो मेजर औरंगजेब थे। मैं बेख्तियार खड़ा हो गया। बैठो। कुर्सी पर नशिस्त संभालते हुए वो संजीदा लहजे में बोला। उसके चेहरे पर शनासाई की हल्की सी भी रमक नहीं थी। मैं आहिस्तगी से बैठ गया। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद वो बगैर किसी तमहीदी जुमले के बराह रास्त मतलब की बात पर आ गया। तो ऐसा करने की वजह क्या थी? अपनी महबूबा की जान बचाना, डॉलर्स या ग्रीन कार्ड का हुसूल? मैं नपे तुले अल्फाज में बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, असल कहानी कोई और है। वो बोला, तो फिर शुरू हो जाओ। मुझे मालूम नहीं था कि सरदार ने मेरे जाने के बारे में उन्हें क्या बताया था, लेकिन मैं उस वक्त सच के अलावा कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि मेरे बयान का हल्का सा तजाद मेरी मुश्किलात में इजाफे का बायस बनता। लम्हा भर सोचकर मैंने अपने दिमाग में वाकयात को तरतीब दी और फिर उस वक्त से बात शुरू की जब सरदार खान और मैंने बच्चा नराए जाना था। पलवशा का अपनी माँ और भाई की वजह से मुझे पकड़वाना, मेरा एल्बर्ट ब्रूक के हाथों धोखा खाना, वीडियो क्लिप्स की हकीकत, पलवशा का मुझे बचाने के लिए लौटना, सनोबर खान की मौत और मेरी घर वापसी तक मैंने तमाम जरूरी बातें औरंगजेब साहब के गोश गुजार कर दी। इस दौरान उसने मुझे टोकने या किसी किस्म के सवाल करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मेरी बात खत्म होते ही वो कहने लगा, तुमने रिहा होते ही डी ब्लॉक में राब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं की थी? या मैंने तुम्हें अल्फा 2 यानी सबील खान से राब्ता करने का कहा था, उसे भी तुमने अपनी रिहाई के बारे में नहीं बताया था। मैंने कहा, क्योंकि मैं अपनी रिहाई के सबूत हासिल करके ही आपसे राब्ता करना चाहता था। वो बोले, जानते हो, हमारे जराए ने ये बताया है कि तुमने सनोबर खान को अपने अमरीकी आकाओं के कहने पर कत्ल किया है। सनोबर खान की अमरीकियों से कोई अनबन हो गई थी और उन्होंने तुम्हारे जरिए उसका कांटा निकाल दिया। एल्बर्ट ब्रूक वाकई खबीस शख्स था। सनोबर खान का कत्ल, जिसकी बदौलत मुझ पर गद्दारी का इल्जाम हो सकता था, वो उसे भी मेरी मुखालिफत में इस्तेमाल कर चुका था। मैंने कहा, सर, अमरीकन मेरी निशानेबाजी इस्तेमाल करना चाहते थे। अगर उन्होंने मेरे हाथों से सनोबर खान को मरवाना होता तो मैंने स्नाइपर से उसे खत्म किया होता, जबकि आप जानते हैं कि हकीकत इसके बरक्स है। उसे पलवशा और मैंने इस वजह से कत्ल किया कि उसने पलवशा को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी माँ और भाई को हब से बेजा में रखा, पलवशा को तशद्दुद का निशाना बनाया और सबसे बढ़कर कि वो दहशतगर्द था और उसे खत्म करने का हुक्म मुझे पहले से मिल चुका था। वो बोला, उसे खत्म करने का बाकायदा हुक्म तुम्हें किससे मिला था? मैंने कहा, आपसे। वो बोले, मैंने कब कहा कि सनोबर खान को कत्ल करो? मैंने कहा, जब कबील खान को कत्ल करने का हुक्म आप दे सकते हैं तो उसके जानशीन जहादात के कत्ल पर मुझे शाबाश दे सकते हैं, तो सनोबर खान भी उसी किरदार का मालिक था। वो बोला, होगा, लेकिन बाकायदा हुक्म नहीं दिया गया था। तुम्हें आखिरी हुक्म बच्चा नराए पहुंचने का मिला था, जिस पर तुमने अमल नहीं किया और एक लड़की की खातिर अपने फर्ज से गाफिल हो गए। तुम्हारा कोर्ट मार्शल होने के लिए इतनी वजह काफी है, लेकिन तुमने सिर्फ अपने फर्ज से गफलत नहीं बरती, बल्कि तुम पर गद्दारी का इल्जाम लगा हुआ है, जिसके ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। तुमने पाक आर्मी के कई जवानों और ऑफिसर्स को शहीद करने का एतराफ किया है और उसके लिए रकम वसूल की है। अब तुम्हारा ये कहना कि वो फकत एक ड्रामा था, तो ये बात कोई नहीं मानेगा। मैंने कहा, सर, ये मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है।
अमेरिका में कोर्स के दौरान भी उन्होंने मुझे वर्गलाने की कोशिश की थी और फिर मुझे अपने दोस्त सरदार की खातिर उनका काम करना पड़ा। मैंने उससे अमेरिका वाली सारी बात सुना दी। वो बोला, ये सारी बात सरदार मुझे बता चुका है और ये बात तुम्हारे किरदार को और मशकूक कर रही है। कर्नल कॉलिन फील्ड ने तुमसे पहली मुलाकात में इसी बात का हवाला दिया है कि एल्बर्ट ब्रूक अमेरिका ही से तुम्हें अपने लिए काम करने पर मायल कर चुका था और तुमने नामालूम वजूहात की बिना पर कुछ मोहलत तलब की थी। इसी तरह सरदार खान के बकौल वहाँ अमेरिका में भी तुम अकेले ही उनसे मुलाकातें भी करते थे और उनके लिए काम भी करते रहे हो। सरदार को वही मालूम है जो उसने तुम्हारी जुबान से सुना है। बाकी वापसी पर तुम्हारे अकाउंट में काफी भारी रकम भी जमा की गई। एक सिपाही के लिए $50,000 कोई मामूली रकम नहीं होती। मैंने कहा, वो रकम मुझे स्नाइपर कोर्स में पहली पोजीशन लेने पर बतौर इनाम मिली थी। वो बोला, किसी कोर्स में अव्वल पोजीशन लेने पर इतनी रकम नहीं मिला करती। मैंने कहा, यूं ही सही, मगर आपको बता चुका हूँ कि मैंने वहाँ एक यहूदी को भी कत्ल किया था, शायद वो रकम उसका इनाम हो। बहरहाल मेरे हवाले वो स्नाइपर कोर्स में अव्वल पोजीशन हासिल करने का इनाम बताकर की गई थी। वो बोला, तुमने वापसी पर अपनी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को अमेरिका में होने वाले हादसे की इत्तला क्यों नहीं दी थी? मैंने कहा, क्योंकि मेरे तई वो एक हादसा था जिससे हम दोनों बखैरियत गुजर चुके थे। उसके साथ मुझे ये भी डर था कि शायद मेरा अमरीकियों के लिए काम करने वाला फैसला गलत हो और कमांडिंग ऑफिसर इस पर कोई सजा दे। वो बोला, आज सरदार और तुमने एक और गलत काम ये किया कि पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रखने के बावजूद दहशतगर्दों से छीने हुए हथियार मुजाहिदीन के हवाले करते रहे हो, जो पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। इस मामले में आर्मी का मौकफ बिल्कुल वाज़ेह है। पाक आर्मी किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ काम करने वाले किसी फर्द की मदद करने के हक में नहीं। न कश्मीर में काम करने वाले मुजाहिदों को आर्मी कोई मदद देती है और न अफगानिस्तान के महाज पर अमेरिका या शुमाली इत्तेहाद के खिलाफ मुजाहिदीन की मदद करती है। और तुमने आर्मी से ताल्लुक रखने के बावजूद ऐसी हरकत क्यों की? मैंने कहा, सर, एक तो हम सर छुपाने के लिए मुजाहिदीन के ठिकाने इस्तेमाल कर रहे थे और दूसरा ये हमारा जाती फेल था। इस ज़िम्न में हमने न तो पाक आर्मी का हवाला दिया और न मुजाहिदीन ने हमें पाक आर्मी का समझते हुए हमसे ये हथियार वसूल किए। अलबत्ता हमारे इस फेल से ये जरूर साबित होता है कि हम अमेरिका के मफाद में नहीं बल्कि उसके खिलाफ काम कर रहे थे। वो बोला, देखो ज़ीशान, ये बात तुम्हारे हक में बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि जो आदमी वतन से गद्दारी कर सकता है वो किसी के लिए भी मुखलिस नहीं हो सकता। ऐसा शख्स दोगला होता है और अपने मफाद के लिए किसी काम में आर महसूस नहीं करता। तुम्हारे इस फेल से तुम्हारी गद्दारी और भी वाज़ेह होती है। अलबत्ता सरदार खान को इस मामले में बेकसूर माना जा सकता है कि सीनियर होने के बावजूद वो तुम्हारे अहकामात के ही ताबे था। इस मर्तबा मैं उसकी बात का जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार किया। इतने सबूतों के जवाब में मेरे पास ले देकर अपना नाकिस हवाला था और अपने बारे में अपनी ही गवाही दुनिया की कोई अदालत तस्लीम नहीं करती। मुझे खामोश पाकर उसने एक मर्तबा फिर जबान खोली, तुम्हारे पास सोचने के लिए 1 हफ्ता है, क्योंकि तुमसे पूछगिछ के लिए मुझे 1 हफ्ते की मोहलत मिली है। अगर इस दौरान तुम अपने जुर्म का एतराफ कर लेते हो तो ठीक, वरना इसके बाद तुम्हें स्पेशल ब्रांच के हवाले कर दिया जाएगा और बात मेरे हाथों से निकल जाएगी। मैंने 2 टोक लहजे में कहा, जो हकीकत थी वो मैंने बता दी है सर। वो बोला, सिर्फ तुम्हारा कह देना काफी नहीं, कोई सबूत है तो पेश करो। मैंने कहा, सबूत के लिए मेरी गुज़श्ता कारकर्दगी के अलावा कुछ नहीं। उसने कहा, एक आखिरी सवाल, तुमने शुरू दिनों में दावा किया था कि एक अमेरिकन स्नाइपर तुम्हारी गोली का निशाना बना है, जिससे तुम्हारे हाथ बैरेट M107 क्लॉक पिस्टल, एक कीमती घड़ी और भी काफी चीजें हाथ लगी थी। इतना कहकर वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, क्या वो सामान वाकई में किसी स्नाइपर को हलाक करने के बाद तुम्हारे हाथ लगा था या अमेरिकियों ने अपने एजेंट के हवाले जरूरत का सामान भेजा था? मेरे चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट जाहिर हुई। मैंने कहा, इसका गवाह तो सरदार खान की सूरत में मौजूद है। मेजर औरंगजेब ने नफी में सर हिलाया, नहीं। सरदार खान के कहने के मुताबिक जब तुमने मुखालिफ पहाड़ी पर मौजूद स्नाइपर को हलाक किया था तो बाइसरार तुम उस पहाड़ी की तरफ अकेले गए थे और वहां से लौटते वक्त तुम्हारे पास वो तमाम सामान मौजूद था। अजीब इत्तेफाक था कि मेरे मुखलिस दोस्त की बताई हुई सही बातें भी मेरे खिलाफ गद्दारी के इल्जाम को तकवीत दे रही थी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। वो बोला, दोबारा बता दूं कि मेरे पास 1 हफ्ते का वक्त है, आखिरी दिन आऊंगा, अगर कुछ कहना हुआ तो ठीक, वरना मैं तुम्हें मुतल्लिका लोगों के हवाले कर दूंगा। ये कहते हुए वो खड़ा हुआ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तलब कर लेना। मैं भी उसके एहतराम में बिस्तर से उठते हुए बोला, सरदार खान से मुलाकात हो सकती है? वो बोला, उस तक तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। ये कहकर औरंगजेब साहब वहां से निकल गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती